आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूएसएआईडी द्वारा इंडिया में वोटिंग बढ़ाने वाली फंडिंग को लेकर संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान, बोले आक्रांताओं ने धार्मिक स्थलों को तोड़कर भारत को अपमानित किया। आतिशी पर भाजपा का पलटवार, कहा अगर सच में चिंतित होती तो पंजाब की महिला इंतजार न करती। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले सपा की सरकार बनी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी, संबल उसमें सबसे ऊपर होगा। सीएम योगी का दावा, यूपी में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया। मायावती का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा दिल्ली में भाजपा की बी टीम बनकर लड़ी कांग्रेस, अपने गिरेबान में झांके। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया में वोटिंग बढ़ाने वाली फंडिंग पर रोक लगाए जाने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो खुली छूट है, आप कितने भी पैसा खर्चा कर सकते हो, किसी भी योजना को आगे लेकर जा सकते हो। जिस दिन केजरीवाल चुनाव हार गए उस दिन शाम को या दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सक्सेना यमुना के तट पर गए और यमुना की साफ सफाई की मुहिम शुरू कर दी। मुझे कुछ नहीं लगता है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। लोगों को खरीदना और सरकारें बनाना, ईवीएम घोटाला करना, ये भी डेमोक्रेसी पर हमला है भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें आयुष्मान योजना को लागू किया गया, किस तरह से महिलाओं को 2500 रुपया मिले, इसको लेकर भी कहा गया है कि जल्द ही पूरा सब चीजें आ जाएगा। सीएजी रिपोर्ट जो कई साल से टेबल नहीं होता था वो भी कहा गया कि सब टेबल होगा। देखिए, आप बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब तो खुली छूट है, आप कितने भी पैसा खर्चा कर सकते हो, किसी भी योजना को आगे लेकर जा सकते हो। लेकिन डेमोक्रेसी में जब किसी राज्य में अपोजिशन का सरकार होता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि उस सरकार को भी उसी तरह से मदद करे, समर्थन दे। लेकिन आपने देखा होगा, जिस दिन केजरीवाल चुनाव हार गए उस दिन शाम को या दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सक्सेना यमुना के तट पर गए और यमुना की साफ सफाई की मुहिम शुरू कर दी। पहले क्यों नहीं किया आपने? केजरीवाल हारने की 10 साल आप इंतजार कर रहे थे। फिर उसका मतलब है आप ये चाहते थे जब तक केजरीवाल की सरकार है या और किसी की सरकार है जो बीजेपी की नहीं है, तब तक हम कोई मदद नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे सरकार का और लोगों को हम तकलीफ देते रहेंगे। अब भी योजनाएं है, ये कुछ ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाओ ना आपकी सरकार। लेकिन अब अगर दूसरी किसी पार्टी की सरकार होती है तो अब क्या केंद्र की योजना लागू नहीं करेंगे उस राज्य में? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते कल 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि किसी क्षेत्र को जीतने का सबसे अच्छा तरीका उसकी संस्कृति पर नियंत्रण करना और उसकी भाषा को नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि लगभग 1200 से 1300 साल पहले जब सब कुछ फल फूल रहा था, जब सब कुछ ठीक ठाक था और दुनिया हमें ज्ञान के भंडार के रूप में देखती थी, हमारे हाथों में नालंदा और तक्षशिला जैसे संस्थान थे। फिर आक्रमणकारी आए और हमारी भाषा, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के प्रति बेहद दमनकारी और क्रूर थे। उस समय बर्बरता और प्रतिशोध अपने चरम पर था। वही उपराष्ट्रपति ने कहा है कि आक्रमणकारियों ने हमारे धार्मिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति स्थापित करके हमारे दिलों पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो इतिहास भी नहीं बचेगा। हम प्राचीन ज्ञान, वेदों और पुराणों की विद्या से प्रेरित हैं। हमें आज सजग रहना पड़ेगा। हर भारतीय को जानना पड़ेगा कि भारतीयता मेरी पहचान है और राष्ट्र धर्म मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है और सभी पहलुओं में भाषा इस विरासत का सबसे प्रमाणिक स्तंभ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने आगे कहा है कि भाषा साहित्य से परे फैली हुई है, क्योंकि ये ज्ञान और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए समकालिक परिदृश्यों, मौजूदा परिस्थितियों और समय की चुनौतियों को परिभाषित करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रवाद हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी देश के अंदर ध्यान के लिए ऐसा वातावरण बनेगा। व्यक्ति ध्यान कर सकता है, लेकिन अगर चारों तरफ का वातावरण तनाव और चिंता से भरा हो तो एक रास्ता निकालना पड़ता है। और हाल ही में जो
जो खुलासा हुआ है उसे देखकर मैं दंग रह गया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के समय यूएसएड ने $21 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही दावा किया कि यूएसएड ने भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये फंडिंग की थी। इसको लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो खुलासा किया है इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित और नियंत्रित करने, हमारे चुनाव तंत्र की पवित्रता को ठेस पहुंचाने और धूमिल करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक बात सही है क्योंकि ये तथ्यात्मक है, धन दिया गया था, धनराशि छोटी नहीं थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनिंदा तरीके से वे कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने विदेशी फंडिंग एजेंसियों से पैसे लिए। जब स्मृति ईरानी यूएसएआईडी की ब्रांड एम्बेसडर थी और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती थी तो क्या उन विरोध प्रदर्शनों के पीछे यूएसएआईडी था? सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद हमारी सरकार चुनाव हार गई और फिर वे अमेरिका गए और वहां रोड शो किए। सभी जानते हैं कि उन्हें कोई फाउंडेशन से पैसे मिलते थे और उसमें आरएसएस भी शामिल था। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम इनके खिलाफ नहीं। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। असम के धुबरी से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रकीबुल हुसैन को उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों पर नगांव जिले के रुपोही हाट में कल अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। हुसैन पर हमले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि जिले में रहने के दौरान विपक्षी दल के नेता की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इस घटना पर एआईयूडीएफ विधायक डॉक्टर रफीकुल इस्लाम का बयान सामने आया है। पार्लियामेंट वो धुबरी के रकीबुल हुसैन साहब, उनका होम डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम था उनका, वहाँ वो जा रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कुछ लोगों ने उन पे हमला किया, उनको मारा, उनको मोटरसाइकिल से गिरा दिया। उनके जो पीएसओ था वो पीएसओ पे हमला हुआ और रकीबुल साहब को भी पीट रहे थे। ये दुर्भाग्य की बात है, ये मतलब बहुत ही निंदनीय बात है। हम इसको निंदा करते हैं और तुरंत इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो भी कल्प्रिट है इसमें उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, एक इंक्वायरी होना चाहिए क्यों ये सब हो रहा है। ये दुर्भाग्य है और हम इसका कंडेम करते हैं। देखिए आज फ्राइडे है और आसाम विधानसभा में आप लोग जानते हैं आफ्टर पार्टीशन यहाँ फ्राइडे 1 घंटा का छुट्टी हुआ करती थी। 1 घंटा का मतलब सदन को स्थगित किया जाता था। आफ्टर जुमा फिर यहाँ सदन शुरू होता था। हम तो विधानसभा वैसे भी बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं, दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग हम 2 शिफ्ट करते हैं, बीच में छुट्टी हो जाती है, खाना पीना ये हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है आसाम विधानसभा में 31 मुस्लिम असेंबली मेंबर्स है होते हुए भी ये जो 1 घंटा का वक्फा था, छुट्टी था, उसको उठा दिया। अभी फ्राइडे है, मैं निकल आया अभी विधानसभा से, चूँकि मुझे फ्राइडे प्रेयर मुझे जाना है, मुझे नमाज पढ़नी है। लेकिन अभी 1 घंटा में जो यहाँ जो भी कार्यसूची चलेगा उसमें मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मेरा अभी पार्टिसिपेशन था जस्ट 5 मिनट्स में मैंने उसमें स्पीच दे के मुझे आना पड़ा चूँकि नमाज है। अब जो कुछ हो रहा है उससे मैं या जो 31 मुस्लिम मेंबर्स है वो उसमें नहीं रह सकते, वो निकल आएंगे नमाज के लिए। तो ये दुर्भाग्य की बात है, बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए था। आसाम जैसे एक स्टेट, इंडिया सेकुलर एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ आज नहीं आफ्टर पार्टीशन इंडिपेंडेंस ये चला आ रहा था और जिस असेंबली में 126 में 31 मुस्लिम मेंबर्स है उस असेंबली में ये 1 घंटा टाइम उनको पता नहीं क्यों काटा इस चीज़ों ने। तो ये हमको बहुत तकलीफ है इसके लिए, लेकिन उन्होंने किया, करने दीजिए, हमें तो नमाज पढ़ना है, हम अपना निकल आए। कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा कि दिल्ली में आप और भाजपा बेनकाब होंगे। अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 100 दिन जरूर देगी। 100 दिन बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा का आंकलन किया जाएगा और अगर वहां भाजपा फेल हुई तो फिर कांग्रेस उन्हें घेरने का काम करेगी। हमें देखना है कि क्या इन 5 सालों में अमना साफ होगी।
देखिए, आम आदमी पार्टी अतिशी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कैबिनेट में घोषणा कर दी थी और दिया नहीं। बीजेपी ने क्या किया है, घोषणा नहीं की पर कह रहे हैं हम दे देंगे, तो दोनों बेनकाब होंगे। और अभी हम पूरा समय देने में मैं विश्वास करती हूँ। अभी कल शपथ हुई है रेखा गुप्ता जी की, आज कैबिनेट की बैठक ली है। हम उन्हें अभी 100 दिन के एक दावे होते हैं, यमुना भी साफ हो जाएगी, 2500 रुपया में मिल जाएगा, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो देखते हैं, इतना समय तो मुझे लगता है कि पहली बार विधायक, पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, तो उनके साथ हम न्याय करेंगे। उन्हें हम 100 दिन तो कम से कम अलका लांबा देगी, और 100 दिन के बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का आकलन करेंगे। और अगर वो फेल हो रहे होंगे तो उसके बाद हम पूरी तरह उन्हें घेरने का काम महिला कांग्रेस दिल्ली में करेगी। तो वही तो है, माँ गंगा ने बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी आपको, और आप तीसरी बार वहां से वाराणसी से चुनकर प्रधानमंत्री बन गए। और माँ गंगा का क्या हाल है, यमुना भी केंद्र शासित राज्य, प्रधानमंत्री जी बैठे, न माँ गंगा की सफाई हो पाई, न माँ यमुना सफाई हो पाई। आज सिर्फ एक मुख्यमंत्री का इंतजार था माँ यमुना की सफाई के लिए, चलिए वो भी आपको मिल गई है, अब कर दीजिए। अभी सिर्फ मशीनें भेजना, फोटो खिंचवाना, कैबिनेट के बाद कैबिनेट का जाना, ये सब फोटो ऑप ही है। आउटकम रिजल्ट क्या यमुना साफ होगी इन 5 सालों में, ये हमें देखना है, और तब हम बात करेंगे इनसे। वरना अभी तक यमुना के जो हालात है उसमें 1% भी बदलाव नहीं आया, सिर्फ फोटो ऑप है, दिखावा है। समय देंगे उन्हें। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 12 दिन के बाद भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ कल शपथ ली। इसी के साथ 27 साल के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। नई सरकार गठित होने के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में अहम फैसले लिए गए, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान न होने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पलटवार किया। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि ये दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा है। 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी, और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने आज आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी द्वारा वादा की गई राशि जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी वास्तव में चिंतित होती तो पंजाब की महिलाएं पिछले 3 सालों से इंतजार नहीं कर रही होती। इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंता होती तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कहा था भिजवा देते। उनको चिंता, मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपए आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं। लेकिन मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार चल रही है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जल्दी ही बहनों के अकाउंट में सम्मान निधि पहुंचेगी। ये हमारा संकल्प है, और संकल्प को पूरा करना मोदी जी का संकल्प भी पूरा करना गारंटी होती है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया। अपना कार्यकाल देखें, हमें एक दिन में प्रश्न करने वाले ये लोग कौन हैं जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया, जनता के अधिकारों का हनन किया और काम नहीं किया। वे एक दिन में ही हम पर उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहले दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी। इन्हें हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की चिंता अब हम कर लेंगे। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑप है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर क्या? उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। आशीष सूद ने दिल्ली सरकार में मंत्री का पदभार संभाला है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीएम मोदी की गारंटियों को धरातल पर उतारें। पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें। और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम जो इतने साल में नहीं हुआ करना है, कौन से 1-2 काम? देखिए, दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करेंगे। यूपी की संभल हिंसा को लेकर सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने संभल हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल उसमें सबसे ऊपर होगा। देखिए, संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक में देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और हमारी सरकार ने यूपी में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रदेश में निवेश आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि साल 2029 तक यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की हो जाएगी। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में
सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसीलिए भाजपा सत्ता में आई है। राहुल गांधी पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर बसपा पर सवाल उठाए। मायावती के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ही भाजपा की बी टीम है। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत सकती? समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानते हैं। अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में है तो क्या करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर 137 अपराधी घटनाओं की सूची जारी कर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और एनडीए की सरकार को राक्षस राज की संज्ञा दी है। सूची जारी करने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अपराध किसे कहते हैं? जो सामान्य घटनाएं होती हैं वो अपराध हैं। जरा अपने माता पिता के राज को भी देख लें, पता कर लें कि कितना अपराध होता था। अपराध किसको कहते हैं? पहले ये न बताएंगे कि अपराध किसको कहते हैं। जो सामान्य घटनाएं वो अपराध है। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है, वो सपना देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान भाजपा नेता और मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हर बार की तरह कांग्रेस ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था। इस बयान पर कांग्रेस के नेता भड़क गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी? तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे, उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए
बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रैश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न, और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहाँ स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो। रूस यूक्रेन में शांति की कवायद कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर जेलेंस्की हैं। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने सीधे तौर पर जेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ ट्रंप जेलेंस्की को तानाशाह बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सियासी अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के सहयोग से रूस जैसे बड़े देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाले जेलेंस्की ट्रंप के इस रुख से परेशान नजर आ रहे हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब ट्रंप के दूत से यूक्रेन में जेलेंस्की ने एक विशेष गुहार लगाया। जेलेंस्की का कहना था कि शांति वार्ता चलने तक अमेरिका कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, जिससे यूक्रेन की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाए। अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन पर हमलावर है, उससे यूक्रेन में हथियारों का संकट छा गया है। क्योंकि मुताबिक अगर ट्रंप अपना रुख यूक्रेन को लेकर नहीं बदलते हैं तो यूक्रेनी सैनिकों को हथियार संकट का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन को लड़ने के लिए अमेरिका से रियायत पर मोर्टार, बारूद, आर्टिलरी मशीन और आधुनिक हथियार मिलते रहे हैं। इन हथियारों की वजह से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन मोर्चेबंदी पर है। अमेरिका अगर हाथ पीछे खींच लेता है तो यूक्रेन का संकट बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर जिस फॉर्मूले पर समझौता करना चाह रहे हैं उसे मान लें। ट्रंप का कहना है कि 2014 के बाद जो यूक्रेन था उसे ही वापस मिलेगा। यूक्रेन का कहना है कि उस रूस ने 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था उसे दे दे, तभी बात बनेगी। सबसे बड़ा पेच यहीं पर फंसा हुआ है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।